कई बड़े विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तुरंत आप लोग बैठना, 4 तारीख को ही बैठना। आपने थोड़ा भी स्पेस अगर दिया इन लोगों को तो ये गेम सीधे फिर साफ हो जाएगा और राष्ट्रपति इज गोइंग टू कॉल, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी ही बनेगी, इसमें कहीं कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। डेमोक्रेसी का इस वक्त मरसिया पढ़ा जा रहा है, ये बात भी सत्य है, खुले तौर पे इसको स्वीकार करता हूँ, और हकीकत में फाउल गेम हो रहे हैं। पहली बात है, छत्तीसगढ़ में कई जिले ऐसे हैं जहां महिला वोटरों की संख्या पुरुष वोटर से ज़्यादा है। देश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, परिणाम आने पे है, लेकिन परिणामों के पहले भी जो सबसे ज़्यादा सरगर्मी का विषय बनता है वो है हॉट सीट्स, वोटिंग परसेंटेज और कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका आकलन। तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं और 11 की 11 सीटों पर आकलन के लिए आज हम पहुंच चुके हैं वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक सलाहकार कहें, राजनीति के ज्ञाता कहें, जो इस मूवमेंट को भी जानते हैं कि भाई कैसे किस करवट कब ऊट बदल सकता है, क्योंकि राजनीति का नाता इतिहास से भी रहता है। तो उसको देखते हुए ये कई बार बताया जाता है कि कब क्या कैसे और किस कदर इलेक्शंस के रिजल्ट जो है वो डाइवर्ट हो सकते हैं। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश चंद्र होता जी हैं और राजनीति शास्त्र के ज्ञाता अमन झा जी हैं। इस बार बस्तर की अगर हम बात करें तो लगभग 70% वोटिंग हुई है। कांकेर में 74, बिलासपुर लोकसभा सीट पे 64, दुर्ग में 73, जांजगीर में 67, कोरबा में 75, रायगढ़ में 78, रायपुर में 66, सरगुजा में 79 और महासमुंद में 75, राजनांदगांव में 77%। तो ये वो तमाम परसेंटेज है जहां जो वोटिंग प्रतिशत कन्वर्ट होकर आया है। लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ है, नक्सल बेल्ट भी है, तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है कि किस तरीके से वोट परसेंटेज का बढ़ जाना भी कई बार जीत हार का निर्णय लेता है। तो तमाम विषयों पर बात करेंगे हमारे साथ जुड़े हुए दिग्गजों के साथ। तो सबसे पहले होता सर आपके पास आते हैं, ये जो पूरा जो इलेक्शन रहा है 11 सीटों का, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये संख्या गणित की अगर बात करें, मुद्दों की चुनाव नहीं था, ये था बहुमत, यानी कि बीजेपी को कितने सीट चाहिए, और उस अंक गणित की ये चुनाव थी। क्योंकि यहाँ से कोई जीत के प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। देश का प्रधानमंत्री तय है, देश का गृह मंत्री भी लगभग तय है, लोग कह रहे हैं वित्त मंत्री भी तय है, तो बाकी चीज़ के लिए लड़ाई थी, पहली बात। दूसरी बात है, सरकार की अगर बात करें तो 3 महीने में सरकार क्या कर लेगी जो अपनी अच्छाई को लेकर जनता के पास जाएगी, अगर राज्य सरकार की बात करें। और जब लोगों ने कांग्रेस को ठुकरा दिया है तो वो क्या कहेंगे कि 5 साल के कामकाज को लेकर उनको ठुकरा दिया गया, तो वो किस मुंह से कहेंगे हमारी सरकार अच्छी थी। लेकिन हाँ, भले ही सरकार केंद्र की है, सरकार दिल्ली की है, लेकिन चुनाव स्थानीय मुद्दों पे भी कभी कभी होता है। लेकिन इस बार देखा गया लगभग मुद्दा विहीन रहा छत्तीसगढ़ का चुनाव। मुद्दा विहीन रहा छत्तीसगढ़ का चुनाव। हमारे पास यहाँ पर राजनीति शास्त्र के ज्ञाता जो हैं वो भी हैं, झा जी। आपसे सर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आपको लगते हैं? छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, पिछले चुनाव में 2 सीटें कांग्रेस के पास थी, बाकी की सीटें जो है वो बीजेपी के पास थी। आपका गणित क्या कहता है? पढ़ाते भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं तमाम चीज़ों में। इसके पहले देखा गया कि कई बार, जैसे रायपुर सीट की ही बात करें तो पिछले 8 चुनाव से ये बीजेपी के पास है, उसके पहले कांग्रेस का गढ़ था। तमाम सीटों के साथ यही सिनारियो देखने को मिल रहा है पिछले कई चुनाव से। इस चुनाव में क्या लगता है? मैंने आप सिर्फ छत्तीसगढ़ के संदर्भ पूछने मुझको तो लग रहा है रेशियो वैसे ही कुछ आने वाला जो लास्ट इलेक्शन का है, 8-3, 9-2 ऐसा वाला ही कोई रेशियो आएगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जैसे होता जी ने कहा कि उतने बड़े जो मुद्दे थे, जो महंगाई हो, रोज़गार हो, ऐसे मुद्दों पर किसी ने स्ट्रेस ही नहीं किया, ना प्रदेश में ना देश में, कहीं बात ही नहीं हुई। एक अलग रूप से ही वो पूरा इलेक्शन चलता रहा और एक खास वेव जिसके ऊपर सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो वेव काम कर रही है। ये बात ज़रूर है कि जो डेटा आया है कि वोटिंग परसेंटेज, इसको जानना भी बड़ा मुश्किल काम है। मैंने जब तक आप एक गंभीर बने लंबा सैम्पलिंग नहीं करेंगे तो अपने पकड़ना बड़ा मुश्किल है कि कौन वोटर नहीं गया, ये इसका आकलन करना बड़ा मुश्किल काम है। तो मुझको लग तो ये रहा है कि रेशियो कुछ वैसा ही आएगा, 9-2, 8-3 वाला रेशियो छत्तीसगढ़ से आना चाहिए। रेशियो कुछ पुराना रिपीट होता दिख रहा है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ उचित शर्मा जी भी हैं। जब ऐसा कुछ होता है कि बार बार एक ही तरीके का रिजल्ट रिवाइव होता रहता है, आते रहता है, तो एक बार मोनोटोनस स्थिति भी हो सकती है। आपके साथ 2 और सहयोगी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि मुद्दा विहीन रहा है, मुद्दा सिर्फ एक चेहरे पर रहा है। कितना खतरनाक या कितना सही साबित हो सकता है ये?
देखिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी तो बहुत डेंजर रहती है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, ये तो सही बात है। लेकिन मुद्दा विहीन मतलब एक परसेप्शन बनाने की कोशिश और प्रयास की गए पूरे हिंदुस्तान में कि 400 पार या अब की बार 400 पार या अब की बार फिर मोदी सरकार, ये तमाम चीज़ों के साथ परसेप्शन तैयार किया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि हकीकत इससे थोड़ी सी इतर है। ज़मीनी हकीकत जो है वो थोड़ी सी अलग है। पैन इंडिया की अलग है, छत्तीसगढ़ में अलग है। छत्तीसगढ़ में जो आप 9-2 की सिचुएशन बनी हुई है वो अमूमन 24 साल से वो यही है। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि कांग्रेस कभी 5 साल शासन करने के बाद चुनाव में कभी नहीं गई लोकसभा की। 3 साल ही रही अजीत जोगी के टाइम में, फिर लोकसभा आया, फिर 15 साल रमन सिंह रहे, सब उन्हीं के बीजेपी के राज में हुए। पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस ने 5 साल शासन किया, उसके बाद लोकसभा में गई। मुझे लगता है कि इस बार थोड़े परिणाम इतर आ सकते हैं। वोट परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी की सेंध लग सकती है, उसके तमाम कारण हैं। छत्तीसगढ़ अस्मिता की एक बात काफ़ी उठी है, ओबीसी फैक्टर की बात काफ़ी उठी है, धर्म की बात उठी, धर्मांतरण की बात उठी है, नगर नार की बात उठी है, ट्रेन की बात उठी है, रसदेव की बात उठी है। कई मुद्दे रहे हैं जो इस बार कारगर साबित हो सकते हैं। मैं नहीं समझता कि अगर आपको विधानसभा में बहुत अच्छा प्रतिशत मिले तो लोकसभा में भी मिलेगा। कांग्रेस को तो बहुत अच्छा प्रतिशत मिला था 18 में, 19 से पूर्व, फिर हार गए 9। अभी भाजपा को बहुत अच्छा प्रतिशत मिला है, ज़रूरी नहीं कि वो वापस 9 रिपीट करें, क्योंकि स्थिति अब अलग है। भूपेश ने भी काम किए हैं, भूपेश सरकार ने भी अस्मिता को लेके, ओबीसी को लेके और किसान के रूरल इकोनॉमिक्स को लेके, रूरल जो आर्थिक सहयोग जो दे सकते थे उसको लेके भी काम हुए। बोनस ने काफ़ी रूरल इकोनॉमी को काफ़ी ग्रोथ किया है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, तमाम कारण है। करप्शन को लेके एक अलग बात है कि करप्शन में कोई कमी नहीं आई थी, लेकिन रूरल इकोनॉमी में काम हुआ है। मतलब जो ग्रामीण उत्थान जो होने चाहिए था उस पर काम तो हुए हैं, जिसमें आदिकाल से बात चल रही कि गांव के उत्थान को लेके, ग्रामीण के उत्थान को लेके तमाम योजनाएं रही। तो मुझे लगता है कि उसका थोड़ा सा बेनिफिट कांग्रेस की तरफ मैं इसको देता हूँ। तो बेहतर स्थिति में पूर्व से सभी चुनाव से बेहतर की स्थिति में कांग्रेस इधर रह सकती है। छत्तीसगढ़ में वो कई हो सकते, कई फाइट है, कहीं नहीं है। रायपुर के अलावा अगर आप बोलें तो मुझे नहीं लगता कि रायपुर के अलावा कहीं इस तरीके की लीड और आएगी। जैसे 3,92,000 की लीड थी स्वाति जी दुर्ग में, 3,48,000 की लीड थी रायपुर में। तो रायपुर की स्थिति थोड़ी अलग है, अभी और लीड बढ़ सकती है। लेकिन बाकी जगह मुझे नहीं लगता कि अगर आती भी भारतीय जनता पार्टी तो इतनी लीड के साथ आएगी। मतलब सीधा सीधा कहना है कि जो 50.8% बीजेपी के खेमे में है उस पर कांग्रेस सेंध मारी करेगी। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि कांग्रेस के पास सेंध मारने के लिए जगह है, ये हम कह सकते हैं, अगर आप लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हो तो। बीजेपी तो विन विन सिचुएशन में रही है, लेकिन कांग्रेस के पास सेंध मारने की जगह है। सीट बाय सीट अगर हम आपके पास आए होता जी, तो क्या लगता है कितनी सीटों पे कांग्रेस इस बार पकड़ बना पाई है, या बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस आपने वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से? देखिए, वोटिंग परसेंटेज की अगर 2 आंकड़ों पे मैं बात करना चाहूँगा। पहली बात है, छत्तीसगढ़ में कई जिले ऐसे हैं जहां महिला वोटरों की संख्या पुरुष वोटर से ज़्यादा है। ऐसे परिस्थिति में आप वोटिंग को देखिए, जहां महिलाओं की संख्या ज़्यादा है वहां वोटिंग ज़्यादा हुई। पहली बात। दूसरी बात है, ये जो प्रदेश है छत्तीसगढ़ है, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी नहीं है, ये मदर ओरिएंटेड यानी मातृ केंद्रिक सोसाइटी है, समाज है। यहाँ महिलाओं को बराबर का हिस्सा मिलता है, अधिकार है जितना पुरुष को रहता है। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि अगर वोटिंग दिए तो महिलाएं जो पतिदेव बोले उसी के रास्ते पे चलना है, नहीं, ये एक बड़ी बात। दूसरी चीज़ को अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ में आप अगर सन 2000 से अगर धीरे धीरे करके 24 तक पिछले 25 साल की अगर काउंट करेंगे, हम धीरे धीरे करके जातीय राजनीति पे हम आधारित होते जा रहे हैं। जो कास्ट पॉलिटिक्स है, अब बिना कहे हर कोई उसी के अंक गणित पे जाता है, और कई बार वो होता भी नहीं है। जैसे सीतापुर है, सीतापुर में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, कन्वर्टेड जो है वो ज़्यादा है आदिवासियों से, काफ़ी अच्छी तादाद है उनकी, लेकिन अमरजीत भगत फिर भी हार गए।
तो इसका मतलब है उन्होंने नकार दिया। लेकिन यहाँ पे अगर कहा जाता है साहू बाहुल्य है, वो एक साथ चलते हैं, और साहू नाराज हैं कांग्रेस से, ये पिछले इलेक्शन का था। इस इलेक्शन में उसका थोड़ा परिणाम चेंज होता दिखा, और इसीलिए ताम्रध्वज साहू गए महासमुंद में, तो वो साहू बाहुल्य का एक उनको मिल गया। इस तरह का कुछ गणित है यादव, तो जो यादव बिलासपुर को उसको किया गया है। हेमचंद यादव लंबे समय तक उसी के पर इर्द गिर्द ही उनका राजनीति रही और उनको सामने रखती थी बीजेपी, वो भी एक बात रही। आप भूपेश बघेल को देखेंगे, भूपेश बघेल कुर्मी के भी वोट रही और बाकी ओबीसी के साथ साथ कुछ और पॉकेट के भी वोट की वो बात कर रहे थे, जो राजनांदगांव में उनको फेवर कर रहा है। लेकिन कोरबा की अगर बात करें, बड़ा अजीब स्थिति है। दोनों महिला हैं, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, और वहाँ पे दोनों बड़े चेहरे हैं। तो इसीलिए वहाँ की बात कोई नहीं कर रहा है, कोई ये नहीं कह पा रहा। कॉन्स्टिट्यूंसी भी बड़ा अजीब है। कोरिया में कुछ और बात होती है, मरवाही में कुछ और बात है, बिलासपुर में कहीं और है। अगर आप आएंगे तो कोरबा पहुँचते पहुँचते स्थितियाँ बदल जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज वो अलग रहता है। लेकिन ये दो बातें जो है, एक जहाँ महिलाओं की तादाद ज़्यादा है, वहाँ के आकलन थोड़ा डिफरेंट होता है। वोटिंग परसेंटेज भी इसीलिए है। अब बिलासपुर का 64% है। अब देख लीजिए वहाँ महिलाओं की वोटर की संख्या कितनी है, और जहाँ जहाँ महिलाएं हैं। और दूसरी तरफ से एक बात ये भी कही जा रही है कि जैसे हमने कहा कि ये जो जातीय आधार पर कैंडिडेट धीरे से सभी ना, एक भी पार्टी इसमें से कोई अछूत नहीं है, सब उसी को अंकगणित पे है, लेकिन कोई कहता नहीं है हम जातिवाद पे है, क्योंकि सबको डर है। ये पहली बार छत्तीसगढ़ में हुआ। आदिवासी सबसे ज़्यादा है 32%, और एक आदिवासी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, नहीं तो आज तक कभी नहीं बनाया था। लेकिन आप उसके बाद आगे किसकी ज़्यादा आबादी है, ओबीसी का आज तक क्वांटिफाइबल जो डेटा था वो आज तक नहीं सामने आया। क्यों नहीं दिए? क्योंकि कोई सीधे खुल के नहीं बोलना चाहता। लेकिन जो कास्ट सेंसस हुआ था 2011 की, उसी का आधार है और सब उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये बेसिकली दो फैक्टर है जी। अच्छा, तो कास्ट सेंसस की बात आ रही है, हमारे पास झा सर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि कास्ट सेंसस के बाद जो है वो राहुल गांधी बड़े तगड़े तरीके से उठाते हैं। भूपेश बघेल जब सत्ता में थे तब भी उनने उठाया। कितना फ़र्क पड़ेगा इससे प्रदेश की राजनीति में? नहीं, मेरा तो ओपिनियन है कि ये सब चीज़ें तो बड़ी अनर्गल सी हैं। मैंने मुख्य मुद्दा हर समय, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, सिर्फ उसका एक ही विषय होना चाहिए, डेवलपमेंट। कि आप और हम लोग जहाँ पे 134वें नंबर पे खड़े हुए हैं, आज भी हम लोग वहीं पे खड़े हुए हैं। तो अगर मूलतः देखें तो देश की स्थिति तो वहीं की वहीं बनी हुई है, और जातिवाद या धर्म की राजनीति का इस्तेमाल करके आपको सिर्फ बरगलाया जा रहा है। और मैं तो कई बार कहता हूँ, मेरा अपना विचार ये है कि जब तक आप इस देश की शिक्षा व्यवस्था को आमूल चूल रूप से ठीक नहीं करेंगे, उसका मतलब कभी भी स्कूल कॉलेज नहीं होता है। उसका मतलब होता है कि आप अच्छे टीचर्स को अपॉइंट करिए। बेसिक पहली लाइन ये, जिस दिन ये काम हो जाएगा तो ये सारे मुद्दे अपने आप ही दफ़ा हो जाएंगे। और यही काम ये देश के राजनीतिक दल करते नहीं हैं, और ये बिल्कुल प्लान्ड वे में सारा काम चल रहा है। पूरे कोटरी ऊपर बैठी हुई है, इसमें ब्यूरोक्रेट्स है, पॉलिटिशियन है, बड़ा बड़ा प्रेस का ग्रुप भी है। जब तक ये काम, तभी नहीं तो ये जाति सेंसस कराना और इस धर्म के आधार पर देखना, ये सब चीज़ें आपको मूल विषय से हर समय भटकाती हैं, और ये कहने की दुर्भाग्य। आप मूल विषय से भटकाने वाली चीज़ों पे आ रहे हैं। तो इस बार बहुत बार सुनाई दिया, मतलब अगर इसको छत्तीसगढ़ के एस्पेक्ट में ले तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि महिला वोटर्स बहुत है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में स्टेज से बड़े बड़े नेताओं ने, चाहे वो मंगलसूत्र की बात हो, चाहे वो मांस मच्छी की बात हो, ऐसे भाषण जो है वो बहुत आए हैं दोनों तरफ से। और इनफैक्ट कहना चाहिए कि देश के हर राजनीतिक दल की तरफ से ये बातें कहीं ना कहीं आई है। ये कहाँ तक इम्पैक्ट करता है? अब ये देखिए, ये सब दुर्भाग्य है। इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है। इलेक्शन कमीशन की स्थिति क्या बनी हुई है, TN सेशन साहब ने उसको स्थापित किया था। आज इलेक्शन कमीशन कहीं इंटरफेयर करता नहीं है। ऐसी बातों को स्ट्रिक्टली मना करना चाहिए, रोकना चाहिए, और इन बड़े दलों को अपने नैतिकता के दायरे में रहना चाहिए। और ये सभी वो सब पनिशमेंट वो कर रहे हैं तो आप वो भी करने लग गए हैं। कई बार जैसे आप अमेरिकन सिस्टम को देखिए कि वहाँ पर ओपन डिबेट होता है, टेलीविजन पे आओ, ओपन डिबेट करो, इस पॉलिसी पे उस पॉलिसी पे, पढ़े लिखे लोग हों। यहाँ पे यही सब सारी गड़बड़ है कि ऐसे विषयों को, मंगलसूत्र को लेके या फिर वो भैंस को लेके या मुजरे को लेके, ये बातें आप किस स्तर पे राजनीति को ले जा रहे हैं, इसका आत्मचिंतन इन नेताओं को करना चाहिए, दोनों दलों के।
नेताओं को आत्मचिंतन की ज़रूरत है, लेकिन हम थोड़ा सा एग्जिट पोल की तरफ बात करें तो वापस शर्मा जी के पास आते हैं और बात करते हैं कि आपने अभी बहुत सारे मुद्दे जो है वो हमको बताए हैं कि इन मुद्दों पे भी चर्चा प्रदेश में हुई है। अब कौन से स्वर में हुई है, क्योंकि बहुत बार हम मीडिया वालों पे भी एलिगेशंस लगते हैं कि हम दिखाते नहीं हैं, या हम पे ये एलिगेशन लगता है कि हम एक तरफा चीज़ें दिखा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी इस बार का ट्रेंड सेटर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादा रहे जो मेन स्ट्रीम से थोड़ा दूर रहे। आपके हिसाब से जब आप ये कह रहे हैं कि इतने सारे मुद्दे जो हैं वो रहे हैं, तो जीत में और हार में कौन सा मुद्दा अहम भागीदारी निभाएगा? देखिए, ये कहना पाना तो बहुत मुश्किल होगा। ये लड़ाई परसेप्शन की बनी हुई है, मुद्दों की नहीं। यहाँ पे तो आएंगे तो मोदी ही 400 पार करेंगे, और जो इस तरीके की जो बातें हो रही हैं तो उस तरफ पूरे के पूरा एक्चुअली मुद्दे पे कम मोदी पे ज़्यादा चर्चा होती है। ये बड़ा दुखद है डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए, और हम उससे अछूते हैं नहीं। जो जहाँ साहब बता रहे थे वो आइडियल सिचुएशन के बारे में बात हो रही थी कि वो आइडियल सिचुएशन पे चुनाव होने चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब रेफरी हमारा हो तो फाउल गेम तो हम खेल सकते हैं, हमको छूट मिली हुई है। तो रेफरी की नियुक्ति ही जब उसमें ही घुल-मिल होने लगे तो आप समझ लीजिए कि कौन हावी होगा। सत्ता पक्ष हावी होना ही लाजमी भी है। डेमोक्रेसी का इस वक्त तो मरसिया पढ़ा जा रहा है, ये बात भी सत्य है, खुले तौर पे इसको स्वीकार करता हूँ। और हकीकत में फाउल गेम हो रहे हैं। किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसी स्थिति चुनाव आयोग की बनी हुई है, या फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो अब कहा सुनी बातें हो गई हैं। फ्री एंड फेयर की कोई बात नहीं है। बड़े मंच से मुस्लिमों के बाद हम मुस्लिम यहाँ कब्जाधारी हैं, इस तरीके की बातें की गई, मगर पूरा का पूरा चुनाव फ्री बीज चीज़ें जो हमारे आप हिसाब 10 साल का कोई दे नहीं रहे है, कोई मांग रहा है तो मीडिया उसको उतनी तवज्जो दे नहीं रहे हैं। मतलब एक तरीके से विपक्ष को इतना दूध भात जैसा बना लिया गया है कि उनकी बातें बहुत छोटी लगने लगी हैं, और अपने आप को अपना ऑरा इतना बड़ा कर लिया है कि ये बड़े मुद्दों पे बहस और जिक्र चर्चाएं नहीं होती। वहीं पे अब जो चुनाव छत्तीसगढ़ पे आते हैं तो छत्तीसगढ़ में ये चुनाव आज भी अब जो है वो एम बाय फैक्टर पे ही हो रहा है। अब एम बाय फैक्टर ये मुस्लिम और यादव तो नहीं है, यूपी बिहार में जो है अब ये फैक्टर है एम फॉर महिला और वाई फॉर यूथ। तो महिला जिस तरफ होंगी, यूथ जिस तरफ होंगे, अब फोकस वहाँ ज़्यादा होगा और उस पार्टी को ज़्यादा तवज्जो मिलेगी। महिलाओं का आशीर्वाद 2023 में भारतीय जनता पार्टी को मिला। अगर वो आशीर्वाद वो बनाए रख पाते हैं, वो वोट परसेंटेज वो उनसे बनाए रख पाते हैं, जैसा उन्होंने प्रयास भी किए इस 5 महीने की सरकार में, इमीडिएट जो उन्होंने एक्शन भी किए, वो वोट जो उनको मिले हैं उसको साधने की वो कोशिश में अगर कामयाब हुए तो निश्चित तौर पे भाजपा पूर्व के फिगर पे आ जाएगी। अगर उसको जो इनका जो 8,500 का जो महिलाओं को देने की बात की कांग्रेस ने, गृह लक्ष्मी योजना जो उनकी एक लक्ष्मी योजना जो आई है, तो वो कारगर साबित हुई तो कांग्रेस इस पर बहुत अलग इफेक्ट करेगी और पूर्व से सभी रिजल्टों से बेहतर रिजल्ट आ सकता है। यूथ को लेके है तो यूथ को काफ़ी नाराज़गी तो है, यूथ को ट्रेन को लेकर नाराज़गी है, यूथ को आरक्षण को लेकर नाराज़गी है, यूथ को हस्देव को लेकर नाराज़गी है, नगरनार प्लांट को बेचने को लेकर नाराज़गी है, जो PSC घोटाला हुआ उसको लेकर बड़ी नाराज़गी है। तो वो चीज़ को कांग्रेस की कुछ नेगेटिव माइनस पॉइंट हो जाते हैं। वैसे ही भाजपा के कोई नेगेटिव माइनस, नगरनार को बेचने की बात वो भाजपा की नेगेटिविटी कहेंगे। धर्मांतरण का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा आप दबा के रखे हैं, धर्मांतरण केंद्र का मुद्दा है, वो भाजपा की नेगेटिविटी पे लाती है। और इन सब से इतर जो खास चीज़ है कि जो ट्रेन का जो पूरा महिला हो पुरुष हो, छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के बाद से अभी तक ट्रेन की स्थितियां नहीं सुधर पाई। देखिए कि कई सांसदों ने सवाल ही नहीं किए, ये सब मोदी के नाम पे जीतते आने। कई सांसदों ने तो सवाल तक नहीं किए। एक बेसिक जो एयरपोर्ट की समस्या आप कई बार पेपरों में पढ़े होंगे, ट्रेन की तो लंबे 2.5 साल से समस्या, उस पर कोई सवाल नहीं किए और एक प्रसव पीड़ा बोल के इसे छूट दे दी गई और कोई संवाद इस पर जिक्र बड़ी अदालत में नहीं किया गया लोकसभा में। तो ये जनता सबको देख रही है, तो ये कांग्रेस के फेवर में भी जाता है। तो ये सब तमाम मुद्दे भले ही इन पे चर्चा और संवाद आम मंच पे ना हुआ हो, लेकिन जनता के जहन में ये बात है और जो जहन में बात है वो EVM मशीन में आएगी।
बिल्कुल जहन की बात जो है वो ईवीएम मशीन में आएगी। तो फिर हम आपके पास पहुंचते हैं। लगातार आपने लगभग 8-9 इलेक्शंस कवर कर लिए हैं लोकसभा के, तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है छत्तीसगढ़ में जब आप ये कहते हैं कि 7-4 या 9-2 की स्थिति में कौन सी वो सीट्स हो सकती हैं जहाँ पे टफ फाइट? देखिए, सभी लोगों की नज़रें आकर्षित कर रही है राजनांदगांव पे, जहाँ भूपेश बघेल लड़ रहे हैं, जहाँ सरोज पांडे और स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत की श्रीमती ज्योत्सना जी लड़ रही हैं कोरबा। ये दोनों सीटें सबसे बड़ी चीज़ है। उसका अलावा भी अगर आप बात करें बस्तर में, अगर देखें कवासी लखमा है, महासमुंद में अगर ताम्रध्वज साहू जीतते हैं, इससे पहले 2015 के चुनाव की बात करें तो आप देखिए अकेले ताम्रध्वज साहू ही जीत पाए थे 14 में, क्योंकि साहू का ही वही एक तरफा वोट था। एक बात कही गई थी, फॉर्मूला रिपीट की जा रही है। और मैं इसको दूसरे स्वरूप पे देखता हूँ। ये जो 2-3 सीटें मैं गिन रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट किया गया कास्ट को लेकर। कांग्रेस बोला कुछ नहीं, लेकिन कांग्रेस ही ये यादव का, ये साहू का, इस तरह के कार्ड खेलने की कोशिश की है। तो ये पानी टेस्ट होता है कि किस तरह से चीज़ें होंगे। लेकिन कोरबा हो, नांदगांव हो, दुर्ग भी है, ऐसा नहीं दुर्ग नहीं है। और पिछले बार 4 लाख वोट से जीते थे, तो इस बार क्या रहेगा। रायपुर में बृजमोहन इसीलिए चर्चा नहीं है क्योंकि सबको पता है बृजमोहन जीत रहे हैं, और लोग ये भी कह रहे हैं कि बृजमोहन जी को दिल्ली भेजा जा रहा है, राज्य राजनीति से उनको दिल्ली भेजा जा रहा है। तो हो सकता है सबसे ज़्यादा वोट मिल सकता है, आश्चर्य की बात नहीं होगी। नहीं, अगर सबसे टॉप में, अगर सबसे ज़्यादा मार्जिन में अगर बृजमोहन जी नहीं जीतते हैं तो हो सकता है उन पर आरोप लग जाए कि क्यों लोगों का चहेते नेता नहीं रहे क्या, क्योंकि पिछले विधानसभा में सबसे हाईएस्ट में वही जीते। अच्छा, कई जगह ये भी चर्चा हुई, जैसे हम नांदगांव सीट की बात कर रहे थे, तो अभी नांदगांव सीट से ये भी चर्चा निकल कर आई कि डॉक्टर रमन सिंह की जो फैमिली है, उनका जो पूरा सिस्टम है वो सामने ग्राउंड पे नहीं दिख के भी कहीं ना कहीं बीजेपी को डैमेज कर रहा है, क्योंकि लंबे समय तक वो वहाँ के विधायक, उनके बेटे वहाँ के सांसद रहे हैं। देखिए, अभिषेक सिंह जी टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं दिया गया, ये सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है कि डॉक्टर रमन सिंह की तबीयत लगातार खराब रही, और वो सभी लोगों ने देखा है, बड़े मुश्किल से विधानसभा में 10 कदम भी जाते थे। ऑपरेशन हुआ, चुनाव परिदृश्य में वो नहीं रहे। और यही तो राजनीति है, जो दिखता है वो मत दिखाओ, देखो कुछ, दिखाओ कुछ, कहो कुछ और करो कुछ। जो इसको सही ढंग से कर पाया वो राजनीति का पोखत खिलाड़ी है। तो जो आरोप लगाते हैं कि ये उसको सपोर्ट किया या उसको सपोर्ट नहीं किया, तो ये सारे इसीलिए होते हैं क्योंकि एक गुट हर वक्त ये चाहता है कि जो मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री के 1 पद है, उप मुख्यमंत्री के 2 पद हैं। दावेदार तो बहुत थे, अभी भी दावेदार हैं। तो कुछ लोग चाहेंगे मुख्यमंत्री बदनाम हो जाए, उतना जीत नहीं मिले, ताकि उनके लिए रास्ता हो सकता है खुल जाए। तो अल्टरनेट कौन हो सकता है? अपना नाम नहीं लेके वो दूसरों का नाम लेंगे। ये एक हर वक्त रहता है पॉलिटिक्स में। भूपेश बघेल 5 साल सीएम रहे, टीएस सिंह तो कहीं नहीं घूमे। अब ये भी देखिए क्यों नहीं घूमे। टीएस सिंह तो इतने बड़े नेता, चरणदास महंत गए जरूर नांदगांव, और वहाँ जाके ऐसा बयान दिए, वो नेगेटिव रहा कि पॉजिटिव रहा, आज तक लोग समझ नहीं पाए। तो ये भलाई करने गए कि बुराई करने गए, लेकिन उसके बाद वो कोरबा में ही रहे। उनका पूरा जो अपने पत्नी की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, लोकसभा सीट के लिए, वो पूरी तरह समर्पित रहे। तो आप देखिए ये जो बड़े नेता हैं, अच्छा दीपक बैज पीसीसी का अध्यक्ष, टिकट ही काट दिया, कहीं के नहीं रहे, खाली स्टाम्प लिखते हैं आजकल कि मैं बस्तर का सांसद हूँ, बस 4 तारीख तक। तो सोचिए जिस प्रदेश के पीसीसी अध्यक्ष, उसका खुद का टिकट वो उसको नहीं ले पाता, वो दूसरों के लिए क्या करेगा। तो बस्तर में बोलते मैं रायपुर में प्रचार कर रहा हूँ, रायपुर वाले जब पूछते हैं तो बोलते नहीं मैं बस्तर में प्रचार कर रहा हूँ। वो कहाँ प्रचार कर रहे हैं वही बेहतर जानेंगे। और देखिए कैसे लोगों को भी चुना गया। कांकेर में बीजेपी ने एक ऐसा प्रत्याशी को दिया, ये कवासी लखमा को गाली देते हैं, तो वो बीजेपी के कवासी लखमा है। दोनों
भोजराज जी, देखिए दोनों जमीनी स्तर पे पकड़ है, लेकिन अगर आप बाकी चीज़ों की अवधारणा की बात करें तो नहीं पाएंगे। और जैसे उचित जी ने कहा कि ये गेम परसेप्शन होता है पॉलिटिक्स। आप पॉलिटिक्स को पूर्णतः अवधारणा है, और अवधारणा के खेल पर ही पूरा राजनीति खेली जा रही है। इंदिरा गांधी बांग्लादेश बना दी थी, पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दी, स्टील आयरन लेडी, ठीक है, ये एक परसेप्शन है। राजीव गांधी, उन्होंने तकनीक को लाए, नरसिम्हा राव देश के इकोनॉमी को आगे बढ़ाए, उदारवादी नेता थे हमारे वाजपेयी जी। तो ये एक परसेप्शन, गेम ऑफ परसेप्शन है। जो कर पाया वो आगे बढ़ गया। तो ये मोदी जी भी एक परसेप्शन है, अवधारणा है, ये मुद्दा नहीं है। बस मोदी कर लेंगे, मोदी है ना मुमकिन है। छत्तीसगढ़ में 23 के चुनाव में क्या कहा गया? ये मोदी की गारंटी, यानी सत्य की लकीर है। अच्छा, कितना हुआ उस पे भी लोग ग्राउंड पर जाकर चेक करना बहुत प्रेफर नहीं करेंगे। देखिए, आजकल के ज़माने में कौन क्या बोलता है उसको कोई नहीं चेक करता, और टॉकिंग पॉइंट सेट होता है। उस पे किसी दिन और भी हम बात कर सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में पहले जो चुनाव होता था और अब जो चुनाव है बहुत अंतर है। इमरजेंसी में एक आदमी नहीं बोला इंदिरा गांधी को सपोर्ट नहीं करेंगे, धोखा में आ गई आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट दे दिया मैडम आप ही जीत रही है, पूरे देश आपकी तारीफ कर रही है, चुनाव करवा दी। वो तुरंत उनको लगा, फिर इमरजेंसी हटा देते हैं, हटा दिए, चुनाव हुआ, खुद इंदिरा गांधी हार गई। तो ये एक दिलचस्प किस्सा है कि चुनाव हुआ और खुद इंदिरा गांधी हार गई। इस तरीके का एक वाकया जो है एक और रहा है कभी कि एक और रहा हाँ जी, तो उस पर क्या कहेंगे? फील गुड फैक्टर था जितना मेरे को याद आ रहा है। जब बीजेपी की सरकार आडवाणी जी की गिर गई थी, और वो उसकी शुरुआत भी शायद रायपुर के सप्रे ग्राउंड से हुई थी, जब यात्रा शुरू हुई और ये आडवाणी जी की तरफ से आया फील गुड। हाँ, फील गुड फैक्टर जो था और इंडिया शाइनिंग हो गया था। तो समटाइम इट हर्ट्स, ये मैंने आपको बैकफायर कर जाता कि जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि आप जैसा भी पढ़ा रहे हैं, पर मैं अभी कभी क्लास में तो देखो तुमको मुझसे अच्छा टीचर कभी नहीं मिलेगा, तो आपके आलोचक तुरंत बढ़ जाएंगे। तो आप जब मुंह मियाँ मिट्ठू हो जाते हैं, और ये ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इस बार इस इलेक्शन में झलक रहा है कि थोड़ा सा जो एकदम जो 400 पार, जैसे सर ने कहा कि 400 पार, चलिए आपने मतदाताओं अपने कार्यकर्ताओं कहा था, पर आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो बैकफायर तो हो रहा है। देखिए पूरे 7 चरणों में क्रमशः नीचे ही आ रहा है, कोई भी रिपोर्ट नहीं कर रहा कि वो 350 होने वाला है। तो टग ऑफ वॉर है, राष्ट्रपति का पद अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 4 तारीख से। जो मेरा अपना आकलन है कि अब द्रौपदी मुर्मू जी का टाइम आ रहा है, और संविधान की किताब में क्या लिखा हुआ है इसको जरा लोग ध्यान से पढ़ लें कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और सिंगल लार्जेस्ट कोएलिशन। कई बड़े विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तुरंत आप लोग बैठना, 4 तारीख को ही बैठना। आपने थोड़ा भी स्पेस अगर दिया इन लोगों को तो ये गेम सीधे फिर साफ हो जाएगा, और राष्ट्रपति इज गोइंग टू कॉल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी ही बनेगी। इसमें कहीं कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, है ही नहीं। मतलब 200 बीजेपी का रिकॉर्ड भी रहा है, जो एमपी में 2018 के चुनाव हुए थे उसके बाद फिर किस तरीके से सत्ता पलटी थी। हाँ, तो वो तो ये तो अभी मैंने ये अगर पॉइंट लेके जो आएगा मोदी वाला कंसेप्ट है वो, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो कांग्रेस या स्टैलिन या कोई तो हो ही नहीं सकता। तो अगर वहाँ पे राष्ट्रपति ने निर्णय ले लिया कि अगर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को, उनको जैसे अटल जी को कॉल किया था 96 में शंकर दयाल शर्मा जी ने, तो वो कॉल अगर हो गया तो फिर तो सारा मैनिपुलेशन बड़ा आराम से हो जाएगा सारी चीज़ों का। तो 4 का भी सीन ऐसे ही था, ऐसे जो ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार जो सरकारें गिर जाती हैं, तो 4 देखिए क्या स्थिति बनती है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये है छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल, जो हमने बात किया यहाँ पे 3 वरिष्ठ लोगों के साथ, जिन्होंने हमको बताया कि छत्तीसगढ़ का क्या सिनेरियो हो सकता है। साथ ही हमने देश के कुछ मज़ेदार किस्से भी डिस्कस किए। तो हमारे साथ अभी तक उचित शर्मा जी थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश चंद्र होता जी थे, बहुत बहुत धन्यवाद। अमन झा जी थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था एक छत्तीसगढ़ का ओवरऑल सिनेरियो कि 3 चरणों में यहाँ पे मतदान हो चुका था। अब उसके बाद जब 4 तारीख को रिजल्ट आता है तो क्या कुछ आपके और हमारे लिए निकल कर आता है। स्वाति कौशिक, लोकमत के लिए, छत्तीसगढ़ से।